बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। इससे पहले आप लोग एक लेक्चर जो है वो ले चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे हमारे प्रोसेस को जो है वो मैनेज करता है, वो कैसे हमारे प्रोसेस के अंदर जो जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको कैसे जो है वो मैनेज करवाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट की सिंपल वर्ड में अगर एग्जांपल ली जाए तो एक इका फर्नीचर जो कंपनी है रिटेल सेल पे जो है वो फर्नीचर सेल करती है। तो अगर आप उनको असम्बल कर रहे हैं, घर में सेटिंग कर रहे हैं, तो स्टेप 20 स्टेप है, उसको तो स्टेप 1 कर रहे हैं, स्टेप 2 कर रहे हैं। जब हम स्टेप 3 पे जाते हैं तो अचानक क्या होता है, डोर बेल जो है वो होती है। तो हम स्टेप 3 पे छोड़ गए तो क्या करने जाते हैं, पहले चेक करते हैं कि हु इज़ ऑन द डोर। तो वहाँ पर उसको चेक करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस स्टेप 4 से शुरू करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने प्रोसेस की जो है वो मैनेजमेंट को, प्रोसेस की वर्किंग को देखा जाए तो सेम इसी तरह हमारा प्रोसेस जो है वो वर्किंग करता है। तो क्या करते हैं, स्टेप 1 हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अचानक जब हमारा प्रोसेस जो है वो वर्किंग कर रहा होता है तो अचानक उसमें इंटरप्ट होती है। इंटरप्ट कैसे होती है जी, कि ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसी प्रोसेस को किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, या किसी आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, या किसी और रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट होता है, और पहले वो अपनी इंटरप्ट जहाँ जो आती है, जो कॉल आती है, उसको पहले चेक करता है। तो देन फिर क्या होता है जी, हमारा प्रोसेस जो है वो वहाँ से प्रोसेसर से बाहर आ जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो दिस स्वैपिंग, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी। ये डेफिनेशन आपको पेपर में आ सकती है। उसके बाद अ प्रोसेस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास जो प्रोसेस है एक बेसिक यूनिट एग्जीक्यूशन का। प्रोसेस इज़ द नेम we given a program when it is running in memory। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक प्रोसेस और एक प्रोग्राम। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो करना है वो ज़रूरी, अब दोनों का यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखना ज़रूरी है। प्रोसेस क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम होता है जिसको हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई सी लैंग्वेज हो सकती है, और कोई भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जो पहले हमने हिस्ट्री के अंदर को थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो देखी थी। तो प्रोग्राम हमारा जो है वो एक लैंग्वेज में लिखा होता है, वो प्रोग्राम होता है। जब वही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन स्टेट्स में आ जाता है, प्रोसेस में आ जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो हमारा प्रोसेस बन जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। सो अ प्रोग्राम इज़ द कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल। ठीक है जी, हमारे पास जो एक प्रोग्राम होता है वो कंपाइल्ड होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, एग्जीक्यूटेबल होता है हमारे पास। एंड अ प्रोसेस इज रनिंग एग्जीक्यूटेबल विद द एग्जीक्यूशन स्टेट। वो एग्जीक्यूशन स्टेट्स में होता है हमारे पास, प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उसके बाद द सेम प्रोग्राम बीइंग रन बाय टू डिफरेंट यूजर्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर टू डिफरेंट प्रोसेस। अब एक ही प्रोग्राम हमारा जो है दो डिफरेंट यूज़र जो है उसको चला रहे होते हैं इन द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, कि हमारे पास कोई प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यूज़र 1 है, रनिंग एग्जीक्यूटेबल 1 प्रोसेस को चला रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेट उसकी 1 है। अब वही प्रोसेस जो है उसके बाद सेकंड यूज़र उसी प्रोग्राम को चला रहा है, तो क्या है, वो प्रोसेस सेकंड बन जाएगा और उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, एग्जीक्यूशन स्टेट अब वो 2 पे आ गया। सेम प्रोग्राम हमारा। उसके बाद द प्रोसेसर मैनेजर इज़ मेड अप ऑफ 2 सब मैनेजर्स। अब यहाँ पर ये 2 स्टेप जो हैं इनको देखना बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा जो प्रोसेसर मैनेजर होता है, मैनेजर से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मैनेजर जो होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर परफॉर्म करवा रहा होता है। मतलब उसने कोई भी काम परफॉर्म करवाना है तो रेलिवेंट बंदे के पास जाके उसको वो काम देगा और उससे वो काम करवाएगा। अब मैनेजर के पास जब ज़्यादा जो है वो काम आ जाता है तो वो क्या करता है कि वो उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट पर्सनस के पास, कि कोई भी फ्री नहीं रहेगा। ये नहीं है कि वो एक बंदे के पास ही ये रेलिवेंट है तो यही जो है वो सारा काम उसी को परफॉर्म करवाना है। तो फिर ऐसे क्या होगा कि एक ही बंदे के ऊपर सारा बर्डन रहेगा, बाकी जो है वो सारे फ्री रहेंगे।
तो मैनेजर ने ये चीज़ देखना होता है कि कौन सा बंदा इस वक्त फ्री है और मैंने किससे कौन सा काम लेना है। ये नहीं है कि एक से काम लेता जा रहा है और बाकी सारे फ्री बैठे हुए हैं, या एक दो बंदा फ्री बैठा बाकी सारे काम कर रहे थे। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने एट अ टाइम सबको जो है वो बिज़ी रखना है, ताकि जो टाइम भी यूटिलाइज हो और वर्किंग भी जो है वो बेहतर हो सके और किसी के ऊपर भी कोई बर्डन भी ना आए। अब प्रोसेस मैनेजर हमारा यही काम करता है और इसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, एक जॉब स्केजुलर होता है और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस स्केजुलर्स। जॉब स्केजुलर्स को हम आगे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारे पास प्रोसेस जो होते हैं वन बाय वन आ रहे होते हैं जॉब स्केजुलर्स के अंदर। जॉब स्केजुलर्स के बाद वो हमारे पास प्रोसेस स्केजुलर्स के अंदर जाते हैं। जॉब स्केजुलर विल डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस एज अ जॉब। जो भी हमारे पास सारे प्रोसेस होते हैं उनको हम एज अ जॉब कंसीडर करते हैं। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंटेड विद अ क्यू ऑफ जॉब आर प्रोसेसेस टू टर्न द जॉब स्केजुलर्स, वो जॉब स्केजुलर्स के पास आ जाती हैं। हैज़ द टास्क ऑफ डिसाइडिंग विच ऑर्डर टू रन दी आर जॉब्स इन। अब यहाँ पर जॉब स्केजुलर जो है वो इसको डिसाइड करना होता है कि विच जॉब रन्स दी फर्स्ट। Job schedulers wants to ensure that the all components of the operating systems are busy and there is no component that is idle। अब ये प्रीवियस हम जो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैनेजर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो जॉब स्केजुलर भी ये काम कर रहा होता है कि हमारा उसने देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि तमाम जो कंपोनेंट है सिस्टम के अंदर हमारे वो सारे यूज़ हो रहे हैं, कोई भी जो है वो आइडल स्टेट में ना रहे। अब यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब हम जो है वो जॉब स्केजुलर को, हमारे कंपोनेंट की वर्किंग को हम एक प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रोग्राम का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पर ये आपको प्रोग्राम जो नज़र आ रहा है, यहाँ से बिगिन स्टार्ट हो रहा है। इनपुट ए, इनपुट बी, हम उस दो हमारे पास इनपुट वेरिएबल, एक ए और एक बी है। उसके बाद सी के अंदर हमने दोनों को जो है वो ऐड का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं अब, और डी के अंदर हम जो है वो सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं हम सी को स्क्रीन पर, और उसके बाद नेक्स्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे डी। अब इसकी वर्किंग हम समझते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये हमारी इनपुट्स हैं, ठीक है। और इनपुट्स हम कहाँ से लेते हैं, हमारे रीडिंग फ्रॉम दी कीबोर्ड से हम अपनी इनपुट लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नीचे आपको जो नेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है ग्रीन, ये हमारे पास हमारी आउटपुट होती है, जो हमें यहाँ पर शो होती है, हमारी राइटिंग टू दी स्क्रीन पर हमें जो है वो शो होती है। उसके बाद जो मेन पार्ट हमारे पास जो सीपीयू काम कर रहा था, वो सीपीयू जस्ट ये वर्किंग कर रहा होता है। सीपीयू का ये काम है दोनों को कंप्यूटेशन परफॉर्म करवाना, डूइंग दी कंप्यूटेशंस। अब नेक्स्ट जॉब स्केजुलर को अगर हम देखा जाए तो पहले हमारे पास इनपुट्स आती हैं, उसके बाद सीपीयू की वर्किंग और उसके बाद आउटपुट। ये ग्रीन बॉक्स दोनों हमारे इनपुट आउटपुट के हैं। सम प्रोग्राम डू अ लॉट ऑफ इनपुट आउटपुट ग्राफिक प्रोग्राम्स। यहाँ पर इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि हमारे पास जो मोस्टली ग्राफिक्स के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर इनपुट आउटपुट की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, एज़ कम्पेयर टू सीपीयू की इतनी वर्किंग नहीं होती। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो इनपुट वाला बॉक्स कितना बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इनपुट की वर्किंग ज़्यादा होती है और आउटपुट की वर्किंग ज़्यादा होती है, और सीपीयू की इतनी ख़ास वर्किंग नहीं होती। अब कुछ हमारे पास प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास मैथ के हैं। मैथ के प्रोग्राम्स के अंदर सीपीयू की वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनपुट आउटपुट की इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं होती। अब ये सारे एक क्यू में प्रोग्राम हमने जो है उनकी एग्जांपल लेके समझेंगे। इफ़ द जॉब स्केजुलर्स गेट्स जॉब्स लाइक दिस, अगर जॉब स्केजुलर्स के पास इस तरह के कोई प्रोग्राम्स आते हैं कि सबसे पहले जो है प्रोसेस है, उसके बाद उसकी सीपीयू की वर्किंग ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट इतना नहीं है, यहाँ पर भी सीपीयू की वर्किंग ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट इतनी नहीं है, फिर सीपीयू की वर्किंग ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट इतनी नहीं है, और बाद में जो है वो इनपुट आउटपुट ज़्यादा है, वर्किंग सीपीयू की इतनी नहीं है, फिर ऐसे, मतलब पहले जो प्रोग्राम उनमें सीपीयू की ज़्यादा है और बाद में जो आ रहे हैं उन पर इनपुट आउटपुट की ज़्यादा है। अब यहाँ पर जॉब स्केजुलर इन वर्किंग्स को, इन प्रोसेस को जो है वो मैनेज करेगा इस तरीके के साथ कि हमारे पास ये ना हो कि अकेला सीपीयू ही काम करता रहे और इनपुट आउटपुट जो है वो हमारे आइडल स्टेट में रहे। वो कैसे इनको जो है वो आपस में स्वैप करवाएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं सीपीयू की वर्किंग ज़्यादा है इन तीनों में, और इन तीनों में इनपुट आउटपुट जो है वो हैवी है।
सो द जॉब स्केजर्स विल टेक दिस जॉब्स, वो क्या करेगा जी, हमारा जॉब स्केलर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले में CPU हैवी है और उसके बाद वो स्वैप करवा दिया प्रोसेस को कि उसके बाद ले लिया इनपुट आउटपुट हैवी वाला। ठीक है कि पहले CPU की वर्किंग ज़्यादा आ रही है तो आगे इनपुट आउटपुट की कर दिया, फिर एक CPU की और फिर एक इनपुट की, फिर एक CPU की। इसी तरह उसने एक काम को मैनेज कर दिया ताकि सारे जो उतने भी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हैं वो सारे बिजी रहे। ये नहीं है कि एक के ऊपर ही सारा बर्डन रहे, बाकी सारे आइडल स्टेट में रहे। So in this case the job schedules wants to balance the job coming in so that the components of the operating system are all kept busy. If we don't change the order of job, the CPU will be very busy but input output components will be idle, and then vice versa. This is not an optimal case of resources, so we swap them around. तो यहाँ पर यही हम जो पहले इसी स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सबको जो है वो बिज़ी रखना है। ये नहीं है कि कोई काम कर रहा है बाकी सारे आइडल स्टेट में है। तो रिसोर्सेज को जो है अच्छा यूज़ करने के लिए फिर हम जॉब स्केड्यूल्स के अंदर जॉब्स को जो है वो स्वैप करवा लेते हैं। We will call jobs that are CPU bounded batch jobs, and we all call jobs that have a lot of input operation interactive jobs। वही जो हमने स्वैप किया था कि पहले हमने क्या किया, फिर पहले CPU वाली वर्किंग ज़्यादा रख ली, उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट और उसके बाद ऐसे इसको कहते हैं जी इंटरेक्टिव जॉब्स। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ स्वैपिंग प्रोसेस that will occur, and more will be done by the process schedulers. The job schedulers looking at jobs are a group of process and looking at the whole process from a high level. For obvious reasons, the job schedulers is also called the high level schedulers. अब यहाँ पर हमारा पहला स्टेप था जो हमने परफॉर्म किया है कि एक CPU अपने प्रोसेस को बेहतर जो है अपने कंपोनेंट का बेहतर यूज़ करने के लिए सेटिंग की है। अब इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस स्केड्यूलर होता है, जॉब स्केड्यूलर के बाद जो हमारे पास आता है वहाँ पर एक हाई लेवल की जो है वो स्वैपिंग होती है। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। एवरी प्रोसेस हैज़ अ फील्ड दैट रिकॉर्ड दियर करंट स्टेट कॉल्ड द प्रोसेस स्टेट। अब जितने भी हमारे पास प्रोसेस चल रहे होते हैं वो हर एक की एक अपनी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिसको हम प्रोसेस स्टेट कहते हैं। When the process is first passes to the job schedulers from the operating system, its state is always set as hold। जब पहले हमारा प्रोसेस जॉब स्केड्यूलर्स के पास जाता है तो उस वक्त हम अपने जो प्रोसेस की स्टेट होती है उसको हम होल्ड स्टेट कह सकते हैं। When the job scheduler passes the process on to the process schedulers, its state is always changed to ready। जब हमारा जॉब स्केड्यूल्स के बाद प्रोसेस स्केड्यूल्स के पास प्रोसेस चला जाता है तो उस स्टेट को फिर हम क्या कहते हैं जी, हमारी रेडी स्टेट हो गया, होल्ड स्टेट से रेडी स्टेट में चला गया। अब यहाँ पर आप डायग्राम से समझ सकते हैं, पहले हमारे पास प्रोसेस आ रहे हैं जॉब स्केड्यूल्स के पास, यहाँ पर इसकी स्टेट कौन सी है, होल्ड स्टेट, और उसके बाद वो आ रहे हैं प्रोसेस स्केड्यूल्स के पास तो वहाँ पर हमारी रेडी स्टेट बन जाती है। अदर स्टेट्स दैट अ प्रोसेस कैन हैव दी, ये इसके बाद कुछ और स्टेट्स होती हैं। इसके बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोसेस स्केड्यूलर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जॉब स्केड्यूलर्स, उसके बाद रेडी स्टेट में आगे प्रोसेस स्केड्यूलर्स के पास। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे प्रोसेस जाते हैं रनिंग के लिए, अगर तो प्रोसेस कंप्लीट रन हो गया तो यहाँ पर वो फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जैसे हमने बात की थी कि कोई इंटरप्ट हो जाती है, कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे फिर रनिंग स्टेट से वो वापस वेटिंग में आ जाता है प्रोसेस जो इंटरप्ट करता है। तो उसकी इंटरप्ट जो है वो जो कॉल होती है जो कोई काम के लिए इंटरप्ट की होती है तो अगर काम कंप्लीट हो जाए तो वापस फिर वो रेडी स्टेट में आ जाता है। रेडी स्टेट से फिर वो क्या करता है, वापस रनिंग में आ जाता है। यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं, पहले हमारे पास आया एडमिटेड, यहाँ पर हुआ रेडी स्टेट में आया, उसके बाद डिस्पैच हो गया प्रोसेसर के पास, यहाँ पर उसकी वर्किंग हो रही है, अगर तो वर्किंग का पीरियड है एग्जिट, अदरवाइज इनपुट आउटपुट वेटिंग इवेंट्स, अदरवाइज उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट, रेडी, फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा रनिंग पे,
कोई इंटरप्ट होती है तो वापस रेडी स्टेट पे। अब यहाँ पर इंटरप्ट का अगर मीनिंग आपसे लिया जाए तो जैसे हम कहते हैं जैसे आप रनिंग हमारे पास प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस रनिंग हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो उनके साथ एक टाइम स्लाइस होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को हमने 10 सेकंड या 10 मिनट्स एक उसका टाइम स्लाइस है, तो अगर वहाँ तक वो कंप्लीट हो गया तो एग्ज़िट हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर उतने टाइम स्लाइस में वो कंप्लीट नहीं होता तो उसकी इंटरप्ट होकर वापस वेटिंग में आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर वो दोबारा डिस्पैच होगा। द प्रोसेस स्टेट इज़ ओनली वन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट आर एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी है एसोसिएशन, उसकी सारी कलेक्शन हमारी पीसीबी के अंदर होती है, जिसका मतलब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ईच प्रोसेस हैज़ अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इट रेदर लाइक अ पासपोर्ट। हर प्रोसेस जो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है उसकी एक ख़ास डाटा स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कहते हैं जी पीसीबी। जैसे हमारा पास एसोसिएटेड विद इट रेदर लाइक, जैसे हमारे पास पासपोर्ट होता है, वहाँ पर एक सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो लिखी होती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है जी, प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस स्टेट होती है, कौन सी प्रोसेस स्टेट में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस स्टेट के अंदर प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर कंपोनेंट, मेन मेमोरी, रिसोर्सेज, प्रोसेस रिपोजिटरी एंड अकाउंटिंग। अब इस पॉइंट्स को हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रोसेस आइडेंटिफायर क्या होता है, हर प्रोसेस की एक अपनी जो है वो आईडी होती है, उसको प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके बाद प्रोसेस स्टेट के प्रोसेस कौन सी स्टेट में जा रहा है, कभी प्रोसेस होल्ड है या रेडी में है या रनिंग हो रहा है या वेटिंग में है या वो फिनिश हो चुका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। उसके बाद प्रोसेस स्टेट प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, रिकॉर्ड द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर के करंटली प्रोग्राम जो है वो कितने नंबर पे जा रही है, उसकी कितनी वर्किंग हमारे पास हो चुकी है। उसके बाद रजिस्ट्री कंपोनेंट, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द डाटा रजिस्टर्ड, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है। ये हमारे पास एक रजिस्ट्री कंटेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये सारी सेव होती है, वहाँ से हमें ये मिलती है। उसके बाद प्रोसेस स्टेट इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर वो कहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास, हमने मेन मेमोरी को जो है अब मेन मेमोरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइक ए शेल हमारे पास बॉक्स जो है वो बने होते हैं। रिकॉर्ड ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी इंक्लूडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली द प्रोसेस लोकेशंस, प्रोसेस की लोकेशन जो है वो मेमोरी के अंदर हमें डिफाइन की जाती है। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से हम इसकी चेक कर सकते हैं। आईडी क्या है, टाइप क्या है एंड डिटेल उसकी क्या है, टेक्स्ट फाइल स्टार्टिंग एट मेमोरी एड्रेस। यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेमोरी के अंदर एक एड्रेस जो है वो जिस शेल में वो पड़ी हुई है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।